नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड प्रश्न अर्थशास्त्र क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू रूप में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक था 4 हमारा, और टॉपिक का नाम था प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियम। जिससे जितना प्रश्न बना था इस टॉपिक से आज हम लोग टोटल कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 40 क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, 1 से लेके 40 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 141 से लेके 80 तक हम लोग प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, यदि सभी साधन परिवर्तनशील है तो उत्पादन फलन होगा। क्या होगा? यदि सभी साधन, अगर साधन परिवर्तनशील है, मतलब सभी जो साधन जो है परिवर्तनशील है, मतलब डेवलप होते जा रहा है, तो उत्पादन फलन पे क्या प्रभाव होगा? तो दीर्घकालीन होगा। दीर्घकालीन में ही परिवर्तन होता है। चलिए इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील है तो उत्पादन फलन दीर्घकालीन होगा। यद्यपि दीर्घकाल में तकनीक में परिवर्तन नहीं होता है। दीर्घकाल में तकनीक में परिवर्तन नहीं होता है। तकनीक परिवर्तन अति दीर्घकाल में होता है। अति दीर्घ काल में उत्पादन फलन भी परिवर्तित होता है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉफ डगलस उत्पादन फलन का विशेषता नहीं है? कह रहा है कॉफ डगलस उत्पादन फलन की जो विशेषता है वो उसमें से नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधन प्रतिस्थापन की शून्य लोच। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कॉफ डगलस उत्पादन फलन में साधन प्रतिस्थापन की लोच शून्य नहीं होती है। चलिए 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न है, विक्रय लागतों की धारणा का विकास किसने किया था? विक्रय लागतों का धारणा का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवर्ड चैम्बरलिन। किसने किया था विक्रय लागत की धारणा? तो एडवर्ड चैम्बरलिन ने। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। विक्रय लागतों की धारणा का विकास एडवर्ड चैम्बरलिन ने किया था। एकाधिरात्मक तथा अल्पाधिकार बाजार व्यवस्थाओं में विक्रय लागतों की अहम भूमिका। चैम्बरलिन के अनुसार विक्रय लागतें वे लागतें होती है जो मांग की स्थिति या आकार को बदलने के लिए उठाई जाती है। उदाहरणार्थ विज्ञापन, विक्रय करने वालों का खर्च, विक्रेताओं का प्रदर्शन के लिए छूट, मुफ्त सेवा, मुफ्त सैंपल, इनामी कूपन, उपहार आदि ये सभी विक्रय लागतें हैं जो उपभोक्ता अपने उत्पादन खरीदने के लिए राजी करने के लिए कंपनियां खर्च देती है या करती है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न है, आगत निर्गत विश्लेषण सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया है? क्या है? तो आगत निर्गत। ठीक है, तो आगत निर्गत कौन दिए थे? तो ये दिए थे डब्ल्यू लियोनटिफ ने दिए थे। कौन? ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू लियोनटिफ। मतलब प्रश्न है कि आगत निर्गत सिद्धांत, आगत निर्गत विश्लेषण सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डब्ल्यू लियोनटिफ के द्वारा। चलिए इसका थोड़ा व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। व्याख्या है इनका कि आगत निर्गत विश्लेषण सिद्धांत डब्ल्यू लियोनटिफ ने प्रतिपादित किया है। आगत निर्गत विश्लेषण यह बताता है कि समूचे अर्थव्यवस्था में औद्योगिक अंतर्संबंध और अंतर्निर्भरता होती है। एक उद्योग की आगत दूसरे उद्योगों की निर्गत होती है और विलोमशः भी, जिससे अंततः उनके आपसी संबंधों व परस्पर निर्भरताओं को चलते अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति को संतुलन बन जाता है। चलिए प्रश्न नंबर है 45।
उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन होता है। उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन होता है तो कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु में उपयोगिता का सृजन एवं उसके मूल्य में वृद्धि। चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन वस्तु में उपयोगिता का सृजन एवं उसके मूल्य में वृद्धि करता है। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदा क्या होता है, तो ऋणात्मक शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न है कि ऋज रेखाओं पर श्रम मतलब लेबर व पूंजी कैपिटल की सीमांत उत्पादकता सदा शून्य होती है। किस पे, तो ऋज रेखाओं पर। इसलिए ऋज रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र जिसे उत्पादन का मितव्ययी क्षेत्र कहते हैं में उत्पादन करना तार्किक और लाभकारी होता है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है कि सीमांत आगत को निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। सीमांत आगम को निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, TRN माइनस TRN माइनस 1 द्वारा। किसको, तो सीमांत आगत को द्वारा। ठीक है, चलिए इसका पढ़ लेते हैं व्याख्या थोड़ा सा। सीमांत आगम को TRN माइनस TRN माइनस 1 सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। MRN बराबर हो जाएगा TRN माइनस TR माइनस 1, जो कि ये इसका क्या क्या कहा जाता है, ये है टोटल। चलिए 48 नंबर प्रश्न, उत्पादन फलन का सीधा संबंध किससे है। उत्पादन फलन का सीधा संबंध किससे, तो उत्पादन के साधन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्पादन फलन का सीधा संबंध उत्पादन के साधन जैसे श्रम, पूंजी, तकनीकी आदि से होता है। उत्पादन फलन आगतों एवं निर्गतों की मात्राओं के फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। इसे निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, Q बराबर F L K M L B T T। ठीक है, ये सब टोटल को क्या कहा जाता है, लेबर के पूंजी, M माल आगत, L B भूमि भवन, ये सब। ठीक है, चलिए 49 नंबर प्रश्न, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब क्या होगा। जब एवरेज प्रोडक्शन अधिकतम होता है, मतलब जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औसत उत्पादक सीमांत उत्पादक के बराबर होता है। जब औसत उत्पादन अधिकतम होगा तब औसत उत्पादक सीमांत उत्पादक के बराबर होता है। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब औसत सीमांत उत्पाद के बराबर होता है। उत्पादन के 3 चरण होते हैं जिनमें चित्र की सहायता से दर्शाया गया है। श्रम के परिवर्तनीय आगत मानते हुए उत्पादन के 3 चरण इस प्रकार है। प्रथम चरण, इसमें परिवर्तनीय आगत श्रम और सीमांत उत्पादक के औसत उत्पादन से अधिक अर्थात MPL से बड़ा APL से बड़ा है। MPL जो है APL से बड़ा है। अब द्वितीय चरण देखते हैं। द्वितीय चरण का क्या कह रहे हैं, इसमें सीमांत उत्पादक औसत उत्पादन से नीचे गिर जाता है अर्थात MPL से APL बड़ा है, किंतु दोनों शून्य से अधिक होता है। तृतीय चरण है, इसमें सीमांत उत्पादक ऋणात्मक हो जाता है जबकि औसत उत्पादन शून्य से अधिक बना रहता है। चित्र में बिंदु B देखने पर स्पष्ट है कि जब औसत उत्पादन अधिक होता है तो सीमांत उत्पादक इसके बराबर होता है। चलिए ये डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम में टोटल समझना है, द्वितीय चरण, प्राथमिक चरण और तृतीय चरण। चलिए 50 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम दर्शाता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम दर्शाता है तो क्या दर्शाता है,
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कोई। तो पहला क्या है, स्थिर प्रतिफल, घटता प्रतिफल और बढ़ता प्रतिफल। मतलब परिवर्तनशील अनुपात में क्या है, तो तीनों हो जाएगा, स्थिर भी होता है, घटता भी है और बढ़ता भी है। चलिए इसका भी पढ़ लेते हैं व्याख्या। उत्पादन के नियमों को अल्पावधि या लघु अवधि शॉर्ट रन की स्थिति में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या घटते सीमांत प्रतिफल का नियम कहा जाता है। लघु अवधि में पूंजी को स्थिर तथा श्रम को परिवर्तनीय माना जाता है। इस प्रकार उत्पादन फलन Q बराबर FLK के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार स्थिर आगत के दिए होने पर या पूंजी स्थिर मात्रा पर जब परिवर्तन आगत श्रम की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो आरंभ में कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, फिर स्थिर दर से और अंततः घटती हुई दर से बढ़ता है। इस प्रकार परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल को दर्शाता है। चलिए अब है 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है कि एक फर्म सूचित करती है कि श्रम का सीमांत उत्पाद 5 है तथा श्रम की पूंजी से लिए गए सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर 2 है, तो पूंजी की सीमांत उत्पादक दर क्या होगा। ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 2.5। इसको निकालने के लिए क्या करना है, 5 में 2 से सीधा भाग दे देना है, 2.5 आ जाएगा इसका आंसर शॉर्ट में। ऐसे इसका फार्मूला है ये MPL/MP_K, ठीक है। शॉर्ट में इसको है बनाने का तरीका कि जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सीमांत उत्पादक 5 तथा और प्रतिस्थापन तकनीकी दर 2, तो सीमांत वाला में और तकनीकी से भागा दे देंगे, ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा 2.5। चलिए 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के अपने उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन हेतु आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सभी उत्पादकों द्वारा आदतन तकनीकी का प्रयोग। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, जबकि सही उत्तर सी होगा। उत्पादन संभावना वक्र वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के विभिन्न संयोग के बिंदु पथ है, जिसे कोई देश उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी के दक्षतापूर्ण प्रयोग से उत्पादित कर सकता है। चलिए 53 नंबर प्रश्न है दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है जब, दुर्लभता एक दशा है मतलब जो कि जब विद्यमान होती है कब, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। दुर्लभता से आशय है जो विद्यमान होती है जब एक उत्पादन की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, तो दुर्लभता का कारण संसाधन का सीमांत होना यही अर्थशास्त्र का एक केंद्रीय विषय भी रहा है कि सीमित संसाधनों की सहायता से कैसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त की जाए। फिफ्टी 54 नंबर प्रश्न कॉफ डगलस उत्पादन फलन में कारक प्रतिस्थापकता का मान डैश होता है, कितने होता है, तो कॉफ डगलस उत्पादन फलन में कारक प्रतिस्थापन की प्रतिस्थापकता मान कितना होता है, तो 1 होता है। कॉफ डगलस उत्पादन फलन में कारक प्रतिस्थापन प्रत्यस्तता एलिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का मान होता है 1, मतलब
इसका मान हो जाएगा 1। चलिए 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है, एजवर्थ उत्पादन बॉक्स में एकमात्र संभव साम्य व्यवस्था स्थितियां वहाँ होती है जहां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समोत्पाद एक दूसरे को स्पर्श रेखा होते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एजवर्थ उत्पादन बॉक्स में एकमात्र संभाव्य व्यवस्था स्थितियां वहाँ होती है जहाँ समोत्पाद एवं एक दूसरे की स्पर्श रेखा होते हैं। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं और समझते हैं। व्याख्या है, एजवर्थ उत्पादन बॉक्स में एकमात्र संभव साम्य अवस्था वहाँ होती है जहाँ समोत्पाद वक्र एक दूसरे को स्पर्शी होते हैं, क्योंकि सामान्य संतुलन की शर्त के अनुसार प्रत्येक उद्योग में आगतों, कारकों, श्रम तथा पूंजी के मध्य स्थानापन्न की सीमांत दर समान होना आवश्यक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। चलिए 56 नंबर प्रश्न, कटक रेखाएं समोत्पादों के उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जहां एक कारक का सीमांत उत्पादक क्या होता है, तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य होता है। चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या है, कटक रेखाएं समोत्पाद वक्रों के उन बिंदुओं के बिंदु पथ है जहां एक कारक सीमांत उत्पादन शून्य होता है। दो कटक रेखाओं के बीच की क्षेत्र उत्पादन का मितव्ययी क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन लाभकारी सिद्ध होता है। चलिए 57 नंबर प्रश्न, अनुपाती अधिप्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाह्य लाभकारी स्थितियों के अस्तित्व के कारण होता है। चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। अनुपाती अधिप्रतिफल या पैमाने के बढ़ते प्रतिफल बाह्य लाभकारी स्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। तकनीकी एवं प्रबंधीय अभिभाज्यताएं तथा उच्च विशिष्टीकरण इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अपने बढ़ते प्रतिफल से आस्ते दोनों आगतों, श्रम तथा पूंजी के एक साथ समानुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन में सापेक्षिक रूप से होने वाली अधिक वृद्धि से होती है। चलिए 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न, जब उत्पादन कारकों को उनके सीमांत उत्पादकों के अनुसार भुगतान किया जाता है तो डैश के अनुसार कुल उपयोगिता सही निषेध हो जाता है। तो किसके अनुसार है, तो यूलर प्रमेय। किसके द्वारा, यूलर प्रमेय द्वारा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। जब उत्पादन कारकों को उनके सीमांत उत्पादकों के अनुसार भुगतान किया जाता है तो यूलर प्रमेय के अनुसार कुल उत्पादन सही निषेध हो जाता है, अर्थात अंततः न तो उत्पादन अधिकित्य होगा और न ही कम उत्पादन। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में दो आगतों पूंजी तथा श्रम सहित कॉफ डगलस उत्पादन के समरूप रेखीय फलन पर विचार करें।
पूंजी तथा श्रम की जिम्मेदारी क्रमशः 1/3 तथा 2/3 है। पूंजी तथा श्रम विकास की दर 6% तथा 3% प्रति वर्ष है। यदि निर्गत की वृद्धि 6% प्रति वर्ष तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी TFP के कारण निर्गत वृद्धि की दर क्या होगी? तो इसका हो जाएगा 2% हो जाएगा। इसको देख लीजिए, इसका फार्मूला है ये, इस पे सेट करके बनाना है, सबका मान रखने पे आ जाएगा 2%। 60 नंबर प्रश्न है, आगत निर्गत विश्लेषण में योगदानकर्ता अर्थशास्त्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार सही है? मतलब आगत निर्गत विश्लेषण, विश्लेषण सबसे पहले किसने दिए थे? तो पहले क्वेन ने दिए थे, फिर कार्ल मार्क्स, फिर लियोनटिफ और हॉकिंस साइमन में दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगत निर्गत विश्लेषण के योगदानकर्ता अर्थशास्त्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार सही है? तो पहले क्या हो जाएगा? क्वेने, कार्ल मार्क्स, लियोनटिफ, हॉकिंस, साइमन। चलिए इसका डिटेल्स भी पढ़ते हुए चलेंगे। आगत निर्गत विश्लेषण में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के योगदान क्रमशः है। कौन कौन? क्वेने, कार्ल मार्क्स, लियोनटिफ, हॉकिंस, साइमन। आगत निर्गत मॉडल फर्मों के मध्य परस्पर निर्भरता की व्याख्या करता है, जैसे कि फर्म का आगत दूसरे फर्म को निर्गत हो सकता है, दूसरे फर्म का निर्गत एक फर्म का आगत हो सकता है। चलिए कॉफ डगलस 61 नंबर, कॉफ डगलस उत्पादन फलन के लिए 0 बराबर 100 L पे पावर 0.3 और K पे पावर 0.3 के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये समीकरण है और कह रहा है कि इससे कौन सा कथन सही नहीं है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कारक स्थापन का शून्य लोच होती है। क्या होती है? तो इसमें इसमें कारक स्थापन की शून्य लोच होती है। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। कॉफ डगलस उत्पादन फलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कॉफ डगलस की प्रमुख विशेषता है, जरा इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है विशेषता में। तो पहला है, यह एक रेखीय समरूप फलन है। क्या है? एक रेखीय समरूप फलन है। दूसरा क्या है? यह स्थिर पैमाने के प्रतिफल पर आधारित है। तीसरा क्या है? इसमें साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच इकाई होती है। फोर्थ है, उत्पादन के लिए कम से कम 2 साधनों की आवश्यकता होती है। यदि एक साधन की मात्रा शून्य हुई तो कुल उत्पादन शून्य होगा। फिफ्थ नंबर क्या है? इसमें सभी उत्पादन का द्वितीय अवस्था ही उत्पादन होता है। 6 नंबर, यह यौगिकरण प्रमेय को संतुष्ट करता है, अतः इस प्रकार के साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच शून्य नहीं होती है। चलिए 62 नंबर प्रश्न, किसी फर्म का कुल लागत फलन C बराबर 1/T Q पे पावर 3 माइनस 3 पे Q पे पावर 2 प्लस 50 Q प्लस 300, जिसमें C कुल लागत है, Q निर्गत है, Q 10 पर सीमित रूप लागत रूप क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला का लगाना होगा, ये फार्मूला। ठीक है, उस पर सारा कुछ मान बैठाने के बाद 20 आ जाएगा आंसर। चलिए 63 नंबर प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन एक ए तथा दूसरे तर्क आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन है CES उत्पादन फलनों को के बड़े वर्गों की व्याख्या करता है।
और ये तर्क आर कहता है कि CES उत्पादन फलन में फैक्टर प्रतिस्थापन की लोच की स्थिर होने का गुण होता है। उपरोक्त कथनों में संदर्भ में सही विकल्प को चुनें। 63 का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, मतलब ए भी सही है आर है दोनों सही और एक दूसरे को व्याख्या भी करता है। चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। CES स्थिर प्रतिस्थापन की लोच प्रतिपादन प्रोफेसर VS मिन्नास, एरो आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार साधन के मध्य कोई भी प्रतिस्थापन लोच संभव है। इसमें प्रतिस्थापन की लोच का मान 0 से इन्फिनिटी के मध्य हो सकता है। CES बराबर 1/1 + 4 जहाँ P प्रतिस्थापन की लोच है। CES उत्पादन फसलों के बड़े भागों की व्याख्या करता है, क्योंकि इसमें साधनों के मध्य स्थिर प्रतिस्थापन की लोच का गुण होता है। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये साधन का और साधन इतना का, तो प्रतिस्थापन लोच ये दिखा रहा है। चलिए 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न है, एक खुली अर्थव्यवस्था आगत और निर्गत मॉडल के अंतर्गत समकक्षता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा। प्रश्न कर रहा है, एक खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जो खुली हुई है और आगत निर्गत मॉडल के अर्थ पर सक्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉकिंस साइमन दशाएं द्वारा। चलिए इसका भी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या है, एक खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आगत निर्गत मिडिल मॉडल के अर्थ सक्षमता परीक्षण हॉकिंस साइमन दशाओं द्वारा किया जाता है। यह आगत निर्गत मॉडल को खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागू करता है। आगत निर्गत मेडिकल व प्रतिपादन W लियोनटिफ ने किया था। चलिए ये प्रश्न है 65 नंबर। कॉफ डगलस उत्पादन फलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 65 का हो जाएगा बी नंबर। ए और डी कह रहे हैं कि यह लंबे अवधि का उत्पादन फलन है और कारकों के सापेक्ष उत्पादन लोच स्थिर होते हैं। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। कॉफ डगलस उत्पादन फलन का प्रतिपादन कॉफ डगलस नामक अर्थशास्त्रियों ने किया था, जिसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट विशेषताएं क्या है, तो उत्पन्न के साधनों में पैमाने के लिए स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं, अर्थात उत्पादन फलन में समता पैमाने के लिए नियम प्राप्त होते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन उत्पादन 2 साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे पूंजी और श्रम। तीसरा है, किसी एक उत्पादन के साधन की मात्रा शून्य कर दी जाए तो कुल उत्पादन शून्य होता है। फोर्थ नंबर है, यूलर परिमेय की सार्थकता सिद्ध करता है। 5 नंबर है, प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर होती है। 6 नंबर है, औसत उत्पादकता तथा सीमांत उत्पादकता सदैव धनात्मक होगी। 7 नंबर है और 8 नंबर। 7 नंबर है, उत्पादन की द्वितीय अवस्था ही उत्पन्न संभव होता है, मतलब प्रोडक्शन का जो वो क्षेत्र होता है वो द्वितीय अवस्था में ही सबसे बेस्ट प्रोडक्शन होता है। 8 नंबर है, उत्पादन फलन बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर जाता है, यही उत्पादन फलन है।
चलिए 66 नंबर प्रश्न है। 66 नंबर प्रश्न है, स्थिर प्रतिस्थापन लोच उत्पादन फलन के संबंध में प्रतिस्थापन प्रचलन P का मान -1 हो तो प्रतिस्थापन की लोच होगी। ए नंबर क्या होगी? तो अनंत होगा। इसको बनाने के लिए फार्मूला है A बराबर 1/1 प्लस P। प्रतिस्थापन की लोच जितना आप बैठा दीजिएगा तो 1/0 होगा, घटाने पे क्या निकल जाएगा? तो ये अनंत निकल जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। CS उत्पादन फलन। उत्पादन फलन का प्रतिपादन एरोमिनास ने किया था। CES समरूप उत्पादन का फलन डिग्री 1 होती है। इसका न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान इन्फिनिटी के मध्य होता है। चलिए 67 नंबर प्रश्न है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन कौन कथन सही है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि कोई भी कथन नहीं सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सही है, इसका व्याख्या देखते हैं। उत्पादन फलन बराबर आगतों निर्गतों के मध्य पाए जाने वाले तकनीक संबंध का उत्पादन फलन कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम की मान्यताएं। तब मान्यता क्या क्या है इसको देखते हैं हम लोग। पहला मान्यताएं हैं, उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय अवधि से होती है। उत्पादन फलन का संबंध जो होता है किसी निश्चित समयावधि से होता है। सेकंड नंबर है, उत्पादन फलन के सभी साधन अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात अल्पकाल में फर्म के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। और फोर्थ नंबर है तकनीकी तटस्थ। और 5 नंबर है उत्पत्ति साधनों की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। चलिए 68 नंबर प्रश्न है। 68 नंबर प्रश्न है, किसी रेखीय समघातीय कॉफ डगलस उत्पादन फलन वाली अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में पूंजी तथा श्रम का हिस्सा 40% तथा 60% है। पूंजीगत स्टॉक तथा श्रम शक्ति क्रमशः 8% तथा 3% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। यदि उत्पादन वृद्धि दर 7% वार्षिक दर्ज की गई है तो कुल साधन उत्पादन की वक्रता कितना हो जाएगी? 2% हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे वही फार्मूला से तो लास्ट में निकल के आएगा 2%। फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला एक बार नोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, यहाँ पे है इसका फार्मूला। चलिए 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न है, उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है? उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी समोत्पाद वक्रों के ऋणात्मक ढाल वाला भाग। उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र में कौन सा होता है? तो सभी समोत्पाद वक्रों का ऋणात्मक ढाल। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सभी समोत्पाद वक्रों के ऋणात्मक ढाल वाले भाग समोत्पाद वक्र के दो संस्थानों के विभिन्न संयोजनों को दिखाता है, जिसके साथ एक फर्म समान मात्रा में उत्पादन कर सकती है। समोत्पाद वक्र की विशेषता क्या है? थोड़ा इसको भी देख लेते हैं।
फर्स्ट नंबर है, यह बाएं से दाएं के नीचे और ऋणात्मक ढाल वाला होता है। बाएं से दाएं की तरह ऋणात्मक ढाल वाला होता है। जब हम श्रम की मात्रा में वृद्धि करते हैं, अगर श्रम की मात्रा में अगर वृद्धि करते हैं तो हमें उत्पादन के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए पूंजी की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। अगर इसको ये बढ़ाते हैं तो ये पूंजी वाला मात्रा क्या होगा, कम हो जाएगा। इससे तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। टू नंबर है दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट नहीं सकते हैं। 3 नंबर है समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल या उन्नतोत्तर होता है। 4 नंबर है उच्च समोत्पाद वक्र उच्च उत्पादन स्तर की सूचित करता है। 5 नंबर है समोत्पाद वक्र किसी भी दोनों अक्षों के स्पर्श नहीं करता है। क्या होता है, दोनों एक दूसरे को नहीं छूता है। सिक्स नंबर क्या है, तो उत्पाद वक्रों में उत्पादन की मात्रा को दर्शाया जा सकता है, जबकि अनाधिमान वक्र में संतुष्टि की मात्रा को नहीं दर्शाया जा सकता है। चलिए 70 नंबर प्रश्न है, यदि उत्पादन द्वारा उपभोग में लाए गए प्रत्येक आगत के लिए भुगतान की कोई कीमत उसके सीमांत उत्पादक का मूल्य के बराबर हो तो वह निम्नलिखित में से क्या अर्जित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शून्य अति सामान्य लाभ होगा। क्या होगा, शून्य अति सामान्य लाभ होगा। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। व्याख्या में क्या है, तो व्याख्या में है यदि उत्पादन द्वारा लगाए आगत की लागत उनके सीमांत उत्पादन के बराबर हो तो शून्य अति सामान्य लाभ या सामान्य लाभ प्राप्त होता है। चलिए 71 नंबर प्रश्न, उत्पादन में अपूर्ण विशिष्टीकरण होता है जब देश के सन्मुख होती है बढ़ती हुई अवसर लागत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं, यदि उत्पादन अपूर्ण विशिष्टीकरण हो तो बढ़ती हुई अवसर लागतें होंगी। बढ़ती हुई अवसर लागतें के अंतर्गत स्थिति, इस स्थिति में आईपीसी वक्र नातोत्तर मतलब कॉनकेव होगा। यदि उत्पादन संभावना वक्र कटान बिंदु की ढाल अधिक हो तो लंब अक्ष की वस्तु सस्ती कम लागत होगी, तथा यदि काटन बिंदु की ढाल कम हो तो एक्स अक्ष की वस्तु सस्ती कम लागत होगी। बढ़ती हुई अवसर लागत के अंतर्गत देश के आंशिक विशिष्टीकरण की स्थिति में होगा। ये फिर दिया हुआ है किसको क्या कहते हैं ये सब। चलिए 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या है, तो तकनीकी प्रगति पद AT के साथ निम्नलिखित उत्पादन फलनों को समरूप विचार कीजिए। पहला क्या है, तो 1 नंबर है Q बराबर F KT AT LT, फिर 2 बराबर Q बराबर FAT इंटू KT LT, 3 बराबर क्या है Q बराबर AT FKT LT। चलिए इसमें पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा उत्पादन फलन श्रम वर्धित प्रौद्योगिकी के साथ श्रम और पूंजी के बीच निर्गत वितरण के स्थिर बनाए रखता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर
मिलान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। 1 नंबर में क्या है, तो 1 नंबर में ये हो जाएगा Q बराबर F ब्रैकेट KT AT इंटू LT। इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या कहता है कि Q बराबर F KT इंटू AT इंटू LT। ठीक है, ऐसी तकनीकी जहां पूंजी एवं श्रम के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर अल्प है, पूंजी प्रयोग करने वाली तकनीकी कहलाती है। अर्थात साधन गहनता पूंजी के प्रति अधिक रहेगी। ऐसी तकनीकी जहां पूंजी तथा श्रम के मध्य प्रतिस्थापन की दर पर अधिक है वह श्रम बचत तकनीकी कहलाता है। चलिए 73 नंबर प्रश्न है, फलन Q बराबर A इंटू के पे पावर अल्फा इंटू एल पे पावर बीटा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पूंजी के प्रति उत्पादन लोच अल्फा है। इसका फार्मूला यही है, इस पे सेट करना है, सारा मटेरियल इसका निकल जाएगा। निकलने के बाद क्या हो जाएगा, अल्फा ही निकल जाएगा। ठीक है, पूंजी के प्रतिस्थापन लोच अल्फा है। चलिए निकालने सॉल्व करने के बाद अल्फा ही आएगा। 74 नंबर प्रश्न, आगत निर्गत विश्लेषण में उत्पादन फलन जिसे डब्ल्यू लियोनटिफ ने आगत निर्गत विश्लेषण में उत्पादन फलन जिसे डब्ल्यू लियोनटिफ ने प्रतिपादित किया था कि अंतर्गत आगतों के बीच प्रतिस्थापन की लोच क्या मान रखा गया है। प्रश्न इसको फिर से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि आगत निर्गत विश्लेषण के उत्पादन फलन जिससे डब्ल्यू लियोनटिफ ने प्रतिपादन किया था, ठीक है, के अंतर्गत आगतों के बीच का प्रतिस्थापन की लोच का मान क्या रहेगा, तो 0 होगा। चलिए इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। आगत निर्गत विश्लेषण में उत्पादन फलन जिसे डब्ल्यू लियोनटिफ ने प्रतिपादित किया था के अंतर्गत आगतों के बीच प्रतिस्थापन की लोच का मान 0 रखा गया है। चलिए 75 नंबर प्रश्न 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कॉफ डगलस उत्पादन फलन Q बराबर A L पे पावर A के 1 पे पावर -1 और A बड़ा है O से या 0 से कि मान निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं है। इसका तो कौन सा विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिस्थापन की परिवर्तनीय लोच। तो कि और ये विशेषता नहीं है, तो विशेषता क्या क्या है, तो पैमानों के स्थिर प्रतिफल, प्रतिस्थापन की इकाई की लोच और रेखीय समांगता। चलिए यहाँ पे देखेंगे इसका डिटेल्स क्या है। तो श्रम तथा पूंजी के उत्पादन के साथ व्यक्त करने वाले फलनात्मक संबंध को कॉफ डगलस उत्पत्ति फलन कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, तो Q बराबर A इंटू एल अल्फा इंटू के बीटा, ये फार्मूला है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कॉफ डगलस उत्पादन फलन के निम्नलिखित विशेषताएं, किसका, तो कॉफ डगलस का। ठीक है, तो पहला क्या है, यदि आगतों का लेम्डा गुना बढ़ा दिया जाए तथा निर्गत में लेम्डा गुना बढ़ा दिया जाए। सेकेंड नंबर है, यह प्रथम कोटि का समरूप फलन है तथा पैमाने के स्थिर प्रतिफल व्यक्त करता है। 3 नंबर है, प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। और 4th नंबर है,
श्रम तथा पूंजी दोनों में से किसी एक का मात्र शून्य होने पर कुल उत्पादन शून्य हो जाएगा। 5th नंबर है अल्फा बीटा क्रमशः उत्पादन, श्रम एवं पूंजी की अंश को व्यक्त करता है। 6 नंबर है इसका विस्तार पथ रेखीय समरूप होता है तथा मूल बिंदु से होकर जाती है। 7 नंबर है इसके समोत्पाद वक्र ऋणात्मक ढाल वाले तथा मूल बिंदु के प्रति उत्तरोत्तर होते हैं। चलिए 76 नंबर प्रश्न है उत्पादन फलन Q बराबर 150, L पे पावर 0.7, K पे पावर 0.5 निम्नलिखित में से किस प्रकार पैमाने का प्रतिफल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुद्धिमान का। उत्पादन फलन 0 बराबर 150, L पे पावर 0.7 इंटू K पे पावर 0.5 बुद्धिमान पैमाने के प्रतिफल प्रदर्शित करता है। वृद्धिमान पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन के अनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों की अनुपातिक वृद्धि किस वृद्धि से अधिक होती है? चलिए प्रश्न नंबर है 77 उत्पादन संभाव्यता वक्र की ढाल होती है, कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी रूपांतर की सीमा की दर। चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। उत्पादन संभाव्य वक्र की ढाल रूपांतरण की सीमांत दर के समान होती है। वायु वस्तु के लिए x वस्तु की रूपांतरित की सीमांत दर उसी मात्रा को प्रदर्शित करता है जिस मात्रा में वायु वस्तु के उत्पादन में कमी या वस्तु क्या है कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए वायु वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है, अर्थात रूपांतर की सीमांत दर वह दर होती है जिस पर एक वस्तु का दूरी में रूपांतरण होती है तथा यह दो वस्तुओं के उत्पादन की सीमांत लागत के अनुपात के बराबर होती है। चलिए 78 नंबर प्रश्न है और 2 प्रश्न है, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। निम्नलिखित में से किस उत्पादन फलन में हेराल्ड तटस्थ तथा हिग्स तटस्थ दोनों तकनीकी प्रगति स्वीकार किया गया है? तो किस में किया गया है? 78 का हो जाएगा ए नंबर कॉब डगलस उत्पादन फलन में हेराल्ड तटस्थ तथा हिग्स तटस्थ दोनों तकनीकी प्रगति के स्वीकार किया गया है। कॉब डगलस उत्पादन फलन में केवल 2 उपादानों श्रम एवं पूंजियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें दिया गया हुआ इसका फॉर्मूला, तो Q बराबर क्या हो जाएगा A इंटू एल पे पावर अल्फा इंटू के पे पावर बीटा। इसको भी देख लेते हैं, छोड़ना क्या है। Q हो गया प्रोडक्शन, A हो गया कांस्टेंट और L हो गया लेबर, K हो गया कैपिटल, अल्फा बीटा धनात्मक प्रचलन। कॉब डगलस उत्पादन फलन के प्रथम कोटि के समारूप उत्पादन फलन है तथा पैमाने की स्थिर प्रतिफल व्यक्त करता है। इसमें प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर होती है। चलिए 79 नंबर प्रश्न है CES उत्पादन फलन वायु बराबर A1 x पे पावर p प्लस A2 x2 पे पावर p ब्रैकेट बंद 1 पे पावर p दिया गया है, तो कारक के बीच प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/1 माइनस p। CES उत्पादन फलन वायु बराबर है
बड़ी ब्रैकेट a1 x1 पे पावर p प्लस a2 x पे पावर p और 2 फिर ब्रैकेट बाहर p दिया गया है। तो कारकों के बीच प्रतिस्थापन की लोच 1/1 माइनस p। चलिए ये 80 प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित कॉफ डगलस उत्पादन फलन में Q बराबर A L पे पावर अल्फा K पे पावर बीटा यदि A प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 से बड़ा हो तो श्रम का हिस्सा होगा। क्या होगा? तो अल्फा बटा अल्फा प्लस बीटा होगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कॉफ डगलस उत्पादन फलन में Q बराबर A L अल्फा K बीटा हो तो यदि A प्लस बी ग्रेटर देन 1 हो तो श्रम का हिस्सा अल्फा बटा A प्लस बी होगा। कॉफ डगलस उत्पादन फलन द्वारा संकलगत तीनों प्रतिफलों का अध्ययन किया जा सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि अल्फा प्लस बीटा का मूल्य क्या है। अल्फा प्लस बीटा 1 से बड़ा तथा पैमाने के बुद्धिमान के प्रतिफल की स्थिति होगी। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 तब पैमाने की स्थिर प्रतिफल होगा। कॉफ डगलस उत्पादन फलन की विशेषताएं। कॉफ डगलस के उत्पादन फलन से रिलेटेड जितने भी विशेषताएं हैं उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला नंबर है कॉफ डगलस फलन यदि आगतों को लेम्डा गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका उत्पादन भी लेम्डा गुना बढ़ जाती है। 2 नंबर यदि प्रथम कोटि का समय रूप उत्पादन फलन है। 3 नंबर इसमें प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। 4 नंबर कॉफ डगलस उत्पादन फलन में श्रम अथवा पूंजी या दोनों की मात्रा शून्य होने की दशा में उत्पन्न भी शून्य होगा। 5 नंबर प्रश्न है रेखीय समरूप उत्पादन फलन Q बराबर A L पे पावर अल्फा प्लस A पे पावर अल्फा इंटू B पे पावर K पे पावर बीटा तथा A अल्फा तथा बीटा के कुल उत्पादन में क्रमशः पूंजी तथा श्रम के अंश को व्यक्त करते हैं। 6 नंबर है अल्फा तथा बीटा क्रमशः पूंजी तथा श्रम के सापेक्ष उत्पादन की लोच को व्यक्त करते हैं। 7 नंबर है कॉफ डगलस उत्पादन फलन के समोत्तवाद वक्र ऋणात्मक ढाल वाले तथा मूल बिंदु के प्रति उजागर होते हैं। कॉफ डगलस उत्पादन फलन का विस्तार पथ रेखीय समरूप होता है तथा मूल बिंदु से होकर जाता है। चलिए ये आज का लास्ट प्रश्न था। टोटल 40 प्रश्न को आज हम लोग कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट 81 से लेके 120 तक कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।